पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक कट्टर फैनेटिक शैतानी सोच वाला जनरल है और उसके दिमाग में दिन रात मरना मारना यही चलता है। मुनीर की सोच और एक आतंकवादी की सोच में कोई अंतर नहीं है। इस इंटरव्यू को पढ़कर साफ समझ में आता है कि मुनीर दरअसल एक सनकी टाइप का जनरल है और वो बिल्कुल उसामा बिन लादेन की तरह सोचता है। मुनीर खुद को प्रोफेशनल आर्मी का जनरल नहीं मानता। वो खुद को सुइसाइड बेल्ट पहनाकर एक आत्मघाती हमलावर मानता है। और ये सनकी मुनीर हिंदुस्तान के लिए खतरा है, क्योंकि मुनीर सच में खुद को एक ट्रक ड्राइवर समझता है। वो ट्रक ड्राइवर जो पाकिस्तान को किसी ट्रक की तरह इस्तेमाल करेगा और हिंदुस्तान की चमचमाती मर्सिडीज वाले मॉडल को उड़ा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन मुनीर ऐसा कर नहीं पाएगा। वो मरेगा। क्यों और कैसे मरेगा, यह आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपनी मौत करीब नजर आ रही है? क्या आसिम मुनीर को यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं? क्या मुनीर इस खौफ में जी रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है? मरना है तो बॉर्डर पर जाओ, बुलेट प्रूफ कमरे में क्यों बैठे हो? पाकिस्तान की आवाम अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह पैगाम क्यों भेज रही है? उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके सिवा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। तो ये तो बात आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि जी मेरे ओहदे की ख्वाहिश नहीं, ओहदे की तो बड़ी ख्वाहिश है। ओहदे के साथ तो अब चिमटे पड़े हैं। शहीद वो लोग होते हैं जो मैदान जंग में लड़ते हैं, सामने आके लड़ते हैं। 2 दिन तक भारत के ड्रोन्स पूरे मुल्क के ऊपर राज करते रहे, जवाब नहीं दिया जा सकता। जब आपने कोशिश की तो वो S-400 ने वो हमला रोक लिया और उल्टा आपकी कोशिश का जवाब भारत ने 5 एयर बेसेस पे हमला करके दिया, जिसमें पाकिस्तान की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके उसको तबाह किया गया। तो आप शहादत की ख्वाहिश की बात कैसे कर सकते हैं जब आप दुश्मन को उसके हमले का जवाब नहीं देते? मुनीर झूठ बोल रहा है। अपनी मौत से हर दिन हर घंटे डर रहा है। पाकिस्तानी अपने आर्मी चीफ को पब्लिकली इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर के अंत का कारण नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? मोदी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डर और खौफ ऐसा कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को कैमरे पर बड़ा भाई पुकारने लगे हैं। मोदी के अगले ऑर्डर से पहले ही इतना घबराने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। बल हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी। आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? 65 में आप देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, तो क्या हासिल हुआ उससे पाकिस्तान को? यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद आप देखिए कि कितने पंगे पाकिस्तान ने लिए। बड़े भाई हिंदुस्तान के नाम का ये डर और घबराहट पाकिस्तान में मुनीर के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपने फील्ड मार्शल को कोस रहा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि मुनीर ने आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने वाली, भारत पर न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी वाली और भारत को मर्सिडीज कार बताकर पाकिस्तान को खटारा डंप ट्रक बताने वाली जो बात अमेरिका में खड़े होकर कही थी, अब उसका कंफर्मेशन आ गया है। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने मुनीर को इन बातों पर कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, मगर अब एक सरकारी कार्यक्रम में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने मान लिया है कि हां, मुनीर ने वही बातें कही थी, अमेरिका में खड़े होकर कही थी। फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा
कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। लेकिन मुनीर की इस स्टोरी में अब एक और ट्विस्ट आ गया है, और यह ट्विस्ट अमेरिका में नहीं, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से आया है। यहां मुनीर के लिए एक स्पेशल डिनर रखा गया था। मुनीर इस डिनर के लिए अपने सूट के अंदर बाकायदा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर पहुंचा था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ब्रसेल्स में मुनीर की मुलाकात पाकिस्तानी पत्रकार सुहेल वारेच से हुई। इस तस्वीर में मुनीर के साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये वही सुहेल वारेच है। और इसी गैदरिंग में मुनीर ने सुहेल वारेच से कहा कि वो कोई और ओहदा नहीं पाना चाहता, पाकिस्तान के लिए मरना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि मुनीर क्या चाहता है। पाकिस्तानी ये जरूर चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस सन की फील्ड मार्शल से छुटकारा मिले। साहब, वो डिक्टेटर जब आते हैं जर्नैल, तो ये कहते हैं हम निजात दहंदा हैं, कौम मुश्किल में है और हम उसको उससे निकालेंगे। इन साहब ने तो इंतहा कर दी है कि ये कुरान पढ़ के सुनाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। साफ तौर पे कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और सारी सियासत इनके गिर्द घूम रही है। सुहेल वारेच साहब के जरिए एक्चुअली जो कॉलम इन्होंने लिखवाया है, उसको अगर गहराई में जाके आप सोचेंगे ना, तो एक बात आपको पता चलेगी कि आसिम मुनीर साहब अब थक गए हैं। अब वो बिल्कुल थक गए हैं। सुहेल वारेच साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि वो आसिम मुनीर को समझाते कि देखिए साहब, आप जो है ना ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, नाजायज कब्जा किया हुआ है, करप्ट लोगों के साथ आपने हुकूमत बनाई हुई है, 80-90% लोग आपके खिलाफ हैं, आप गैर कानूनी ये काम बंद कीजिए। शहादत की मौत की बात कल इन्होंने भी की थी, कल परसों आसिम मुनीर साहब ने, कि मैं चाहता हूं मुझे शहादत की मौत आए। शहादत की मौत बुलेट प्रूफ कमरे में बैठने से नहीं आती, उसके लिए साहब बॉर्डर पे जाइए, वहां आप जाते नहीं। अब सवाल है कि पाकिस्तानी जल्द से जल्द मुनीर से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये क्यों चाहते हैं कि मुनीर का शटर हमेशा हमेशा के लिए डाउन हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान की सेना की शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान की पब्लिक कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। 6-7 मई की रात से लेकर 9-10 मई को पाकिस्तान में हुए मोदी के धमाके आज भी दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो अभी भी आतंकियों को पाल पोस रहा है। और इसका ताजा सबूत बस कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया, जहां लश्कर के आतंकवादियों का जलसा मुनीर की फोर्स की मौजूदगी में कराया गया। जलसा ऐसा वैसा नहीं, तस्वीरें गौर से देखिए। पीछे बड़ी सी स्क्रीन लगाकर सामने लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों का फोटो शूट कराकर, सबके हाथ में हाथ पकड़ाकर, कैमरा लगाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करने वाले इस आतंकी जलसे की कमान संभालने वालों में एक चेहरा यह भी है। इसका नाम कारी याकूब शेख है, जो लश्कर का कमांडर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लश्कर के इन सारे आतंकियों को बिल से बाहर निकालकर मुनीर ने पब्लिक के बीच पहुंचा दिया। मुनीर ने इस जलसे में आतंकियों से क्या क्या पढ़वाया, आतंकियों ने कैसे पब्लिकली हाफिज सईद की रिहाई वाला टेप बजाया, भारत के खिलाफ जिहाद का नया ऐलान कैसे किया, अब आपको ये दिखाते हैं। पाकिस्तान का मोहसिन
पाकिस्तान का कायद, महबूबे अवाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, वो आज बसे दीवार जिंदा में है। मैं हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गलत और खलीज प्रोपेगंडे की बुनियाद पर आपने हाफिज साहब को बसे दीवार जिंदा में डाला है। रिहा करो मोहम्मद सईद को। अगर तुम ये समझते हो कि हम हिंदुस्तान से आजाद हैं, तो उनके प्रोपेगंडा से बाहर निकलो। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब को रिहा करो। ये बात याद रखो, हम वो लोग हैं, हमारी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। हमारे सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत यही है कि हम तेरे कल भी दुश्मन थे, हम तेरे आज भी। अब तू दोबारा आने की तैयारी कर रहा है, समझ के आना, सोच के आना। फैसलाबाद के गैरतमंद आज यहाँ पर बुजुर्ग, बूढ़े, जवान और माएं बहनें मौजूद हैं, सोच के आना। भाई आसिम तारड़ साहब, कह दूं, कह दे हमीदुल हसन साहब, हिंदुस्तान अगर अब तू आया तो ये बात याद रख, हम हिंदुस्तान का नक्शा चीरते हुए, इसके टुकड़े टुकड़े करते हुए कई पाकिस्तान बनाते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तैयार हो। इंशाअल्लाह पैगाम दे दिया कि हम मुत्तहिद हैं, हम फाते हैं। दुश्मन आंखें खोल के देख लो कि अगर तुमने दोबारा इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ये फैसलाबाद के गैरतमंद, ये फैसलाबाद के जवान तेरी आंखें निकालने के लिए तैयार हैं, तेरा मुकाबला करने के लिए अल्लाह की तौफीक से तैयार हैं। हम अपने दुश्मन इंडिया को, भारत को, नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर मैली आंख से देखेगा तेरी आंख फोड़ देंगे, अगर गंदी जुबान इस्तेमाल करेगा तेरी जुबान खींच देंगे, अगर हाथ बढ़ाएगा तेरा बाजू काट डालेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दुश्मन मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं, मोदी हिंदुस्तान सुन ले, हमारी कमजोरी ना समझना, हम अपना दिफा करना भी जानते हैं। तूने देख लिया 10 मई वाले दिन हमने दिन के उजाले में, दिन के वक्त तारे दिखा दिए थे। इंशाअल्लाह आगे भी जुर्रत करोगे, इंशाअल्लाह रात को नहीं दिन को तारे दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह इस दफा तो पाकिस्तान के सिपह सलार ने ऐलान कर दिया है, अगर दोबारा कोशिश करोगे, जनूब दोबारा कोशिश करोगे, मशरक से शुरू करेंगे, मगरब की तरफ आएंगे और पूरा हिंदुस्तान उसको दहला के रख देंगे। मुनीर लश्कर के इन्हीं आतंकवादियों के दम पर भारत के खिलाफ जिहाद और जिहादियों की नई खेप तैयार कर रहा है। लेकिन मुनीर को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान उसके डेथ वारंट पर साइन कर चुका है और यह काम 2 लेवल पर हो रहा है। लेवल 1 युद्ध की तैयारी, जिसके तहत आज ही इंडियन एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान की सीमा के करीब एयर एक्सरसाइज का नया नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। और यह बात खुद अमेरिका ने माना है कि भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है। One of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India. Ceasefires can fall apart very quickly. मोदी मुनीर के दाइंड के लिए जिस लेवल 2 पर काम कर रहे हैं वो है ट्रंप के दुश्मनों को अपने पाले में करना। इसी प्लान के तहत आज चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। जयशंकर ने चाइनीज विदेश मंत्री के सामने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत और चीन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और चीन ने भी भारत की हां में हां मिलाया। यानी मोदी ने एक साथ ट्रंप को भी झटका दे दिया और मुनीर को भी हक्का बक्का कर दिया। मुनीर को लगा था ट्रंप से मीठी मीठी बातें करके वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा देगा।
लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। कुछ दिन पहले अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई। आज ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से ठीक पहले पुतिन ने मोदी को फोन कर दिया। ट्रंप से क्या क्या बात हुई, पुतिन ने मोदी को सब ब्रीफ कर दिया। यानी मोदी बैक टू बैक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज और मुनीर अभी भी आतंकवादियों को ही पाल रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे और खुद अपनी ही पब्लिक से, अपने ही लोगों से सुबह शाम दिन रात गालियों पे गालियां खा रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि न्यूक्लियर जब कैपेबिलिटी आ जाती है किसी मुल्क के पास, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने क्या किया, उलट साबित किया दुनिया को कि डिटेरेंस कुछ चीज नहीं होती। हम जो है एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परस्यू करेंगे। उसके बाद फिर देखिए पार्लियामेंट का वाकया हुआ, फिर मुंबई का वाकया हुआ। तो परवेज हुद भाई का भी एक लेक्चर था पिछले दिनों, उसमें वो यही कह रहे थे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जो चाहें इंडिया के खिलाफ कर लें। अब इंडिया 65 की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हमने सर न्यूक्लियर वेपन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं किया, डिटेरेंस के लिए यूज नहीं किया, एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको यूज किया। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का या उसका, मतलब डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि कारगिल भी आपने किया, मुंबई इंडिया की पार्लियामेंट पे भी पाकिस्तान ने हमला किया, मुंबई पे भी पाकिस्तान ने हमला किया। तो ये तो चार्जशीट बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के बारे में। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो यही है ना कि यार आप कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे, जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे वहां पे होम ग्रोन ये लोग हैं, वहां पे इंडिजिनस ये मूवमेंट है और वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं पे एक्टिव रहते हैं। चीमा साहब, ये हाफिज सईद क्या कश्मीरी है? वो कश्मीर के लिए जंग कर रहा है। मसूद अजहर वो भी कश्मीरी है। तो हमें रियलिस्टिक भी तो होना चाहिए सर, हर वक्त मुनाजराबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपना जायजा लेंगे, तनकीदी जायजा लेंगे, तो हालात आपको बेहतरी से समझ आएंगे और हालात को आप बेहतर कर सकेंगे। जूनागढ़ से आपने शुरू किया, फिर कश्मीर पे आपने इन्वेजन करवाया। आपको पाकिस्तानी स्कॉलर भी मान रहे हैं कि हमने वो करवाया, और उन्होंने क्या जुल्मों सितम किया उन पठानों ने। मुजफ्फराबाद से शुरू हुए और वहां देख लीजिए बारामूला तक, क्या क्या कौन सा जुल्मों सितम और कौन सा रेप और प्लंडर उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बताते। उसके बाद सर आप कितनी मिसालें आपको मैं दूं कि आप सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस पे है, हमारे ऊपर कोई नहीं आती। हम तो छोटे भाई हैं, हम जो चाहें करते रहें, जो चाहे शरारत करें, जो चाहे पंगा लें और फिर मुकर भी जाएं। नहीं, हमको नहीं करते। वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। तो सर ये हमें क्यों कहना पड़ता है दिन में 4-4 दफा कि वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री? यानी मुनीर के लिए इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाले हालात हैं। पाकिस्तान की आवाम भी मुनीर पर टूट पड़ी है। मोदी तो वैसे भी मुनीर को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आइए अब देखते हैं आज दिन भर कौन सी खास तस्वीरें छाई रही एक्शन रिप्ले में। फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा है। कुछ लोग हाथों में नंगी तलवारें लहरा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी हैं। बाइक्स पर लोग शोभा यात्रा में शामिल हैं, लेकिन बाइक पर पीछे बैठे इस शख्स को देखिए, हाथ में तलवार है, तो दूसरा व्हाइट टी शर्ट पहने शख्स भी खुलेआम तलवार लहरा रहा है। और मुझे नहीं सहेंगे। बुलंदशहर में पुलिस की बिना इजाजत के ये शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस ने लोगों को रोका तो यात्रा में शामिल लोगों से नोकझोंक हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। हमारी मांग यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम कप्तान साहब के पास भी जाएंगे, वहाँ नहीं सुनाई जाएगी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हम जाएंगे। पुलिस ने शोभा यात्रा में तलवारें लहराने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने युवकों को छोड़ दिया, लेकिन विवाद यहाँ नहीं थमा। लोगों ने पुलिस स्टेशन इंचार्ज पर समाज और महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाकर सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ा है।
रेड शर्ट वाले शख्स के हाथ में बेल्ट है जिसे वो उछल उछल कर दूसरे शख्स पर चला रहा है। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज भी चल रही है। रेड शर्ट पहना शख्स और व्हाइट टी शर्ट पहने शख्स के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो बीच में एक महिला भी मौजूद है जो दोनों का बीच बचाव कर रही है, लेकिन फिर भी दोनों मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें एटा की है, जहां ठंडी सड़क तिराहे पर सड़क को ही दो लोगों ने कुरुक्षेत्र बना दिया और हाथ में जो भी मौजूद था वो लेकर दूसरे पर धावा बोल दिया। मारपीट की वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मारपीट तब शुरू हुई जब एक वैन दूसरे शख्स से टच हो गई, तो दूसरे शख्स ने वैन ड्राइवर को घसीट लिया और पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के वक्त चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे और दोनों लोगों को अलग अलग किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। एक शख्स को कुछ लोग पीट रहे हैं, आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। हंगामा बरपा हुआ है। एक शख्स दूर से ये वीडियो बना रहा है। ये तस्वीरें अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के जेल रोड की है, जहां कुछ दबंगों ने मामूली बात पर एक युवक को जमकर पीटा। किसी राहगीर ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में दोनों ही पक्ष वहां से चले गए। हालांकि किसी ने भी पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया।